Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन शुरू करने जा रहे हैं। देखो, रिप्रोडक्शन हमारा जो चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके हमने 4 पार्ट्स किए थे, क्लियर है ना, जिसमें हमने 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, क्लियर है ना, थोड़ा सा बड़ा है और पार्ट्स के मुकाबले। 5-6 लेक्चर में कवर अप हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बिल्कुल ही समझेंगे ध्यान से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बनते हैं इधर से ही तो बनते हैं, है ना, और तुम्हारा इंटरेस्टिंग भी है तो आराम से देखोगे भी, है ना, बोलने की तो जरूरत है नहीं, तो समझेंगे इसे, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो आज क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ शुरू में ही। हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसको सेक्शन वाइज करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है ना। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट बनाएंगे, जैसे हमने प्लांट में बनाया था, क्लियर है ना, पॉलन ग्रैंड को ढूंढा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जैसे वहां ओव्यूल ढूंढा था, यहाँ भी ओवम को ढूंढेंगे। फिर फाइनली इन दोनों को मीटअप करवाएंगे, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ तो पॉलिनेशन है नहीं, है ना, यहाँ तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है, तो उन्हीं सब प्रोसेस को देखेंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा सा हेडिंग डाल दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन के केस में देखेंगे हम, यानी हम अपने बारे में देखेंगे, यही ना। तो सबसे पहले समझो ह्यूमन क्या होता है, पता है? ह्यूमन होते हैं तुम्हारे यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, जल्दी से बताओगे, पता ही होगा, इतना तो बेसिक चीज है ना। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल and they produce only sexually, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन? तो ह्यूमन बींग्स, क्लियर है ना। ह्यूमन बींग्स में कहीं भी तुम्हें एसेक्सुअल का यहाँ पे जिक्र नहीं मिलेगा। वैसे देखो क्लोनिंग वगैरह यहाँ बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, नहीं तो फिर वहां अलग बात हो जाएगा। हम लोग बस नॉर्मल देख रहे हैं बेसिकली, है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसमें भी जरा सा समझने वाली बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे भी ये समझेंगे ना कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सर्टेन एज के बाद होता है। मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, मतलब एक छोटा बच्चा भी तो ह्यूमन बींग्स है, एक बड़ा सा इंसान भी ह्यूमन बींग है। तो एक बच्चा का रिप्रोडक्शन करने के लायक है? नहीं है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन एक सर्टेन एज के बाद होता है। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ह्यूमन बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, क्लियर है ना, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बारे में तुमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा बहुत कुछ, प्यूबर्टी एडोलेसेंस पढ़े हो ना। प्यूबर्टी के भी केस में देखो, मेल में जो प्यूबर्टी होता है वो थोड़ा लेट से आता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। फीमेल्स में 2-3 साल अर्लियर आ जाते हैं प्यूबर्टी। तो वो सब बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे बस कुछ कुछ चेंजेस देख लेंगे प्यूबर्टी में क्या क्या होते हैं, वो भी बस लिस्ट बना दूंगा मैं, वो से बस याद कर लोगे आप। और उसके बाद फिर डायरेक्ट चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्यूबर्टी में होते हैं। अब देखो बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है, तो यहां देखोगे बिफोर प्यूबर्टी a number of changes takes place which make them capable of reproduction. यानी कि प्यूबर्टी के पहले भी, इनफैक्ट देखो
प्यूबर्टी एडोलेसेंस में डिफरेंस समझते हो थोड़ा सा? एडोलेसेंस जो होता है ना, एडोलेसेंस वो एज होता है जिस समय सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनोगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, क्लियर है ना? और सेक्सुअल मैच्योरिटी जैसे शुरू हुआ तो ऐसे समझो कि मान लो कि 8 या 9 साल में मान लो कि एडोलेसेंस आया, क्लियर है ना? अब इस समय चेंजेस होने शुरू हो गए। अब ये चेंजेस होते होते एक समय सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रोवाइड किया, सो इसी को बोल रहे हैं प्यूबर्टी बोल रहे हैं। प्यूबर्टी में वो फाइनली मैच्योर हो गया इंसान, क्लियर है? तो प्यूबर्टी के पहले बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्लियर है ना? या यूं कहो कि प्यूबर्टी के समय ही बेसिकली चेंजेस हो रहे हैं, तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो। सो सिंपल सा अब देखेंगे ना कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है प्यूबर्टी में। लेकिन ये बात देखो, मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा बिफोर प्यूबर्टी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने ये बताया कि प्यूबर्टी के पहले ही तो वो सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, प्यूबर्टी पे तो जाके वो हमें दिखता है बेसिकली। या फिर ऐसा तो नहीं होता है ना कि प्यूबर्टी एक दिन में आ जाता है और वो सारे चेंजेस एक दिन में दिखने लगते हैं, नहीं ना? इसीलिए मैंने बोला बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बुक में देखोगे तो सीधा सा लिखेगा कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी, क्लियर है? सो प्यूबर्टी पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सो बेसिकली प्यूबर्टी से पहले ही वो सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं एडोलेसेंस में ही, और प्यूबर्टी तक जाते जाते वो सारे चेंजेस मैच्योर्ड हो जाते हैं एक तरीके से। एक दिन का तो चेंज है नहीं, क्लियर है? सो यहाँ पे देखेंगे, अब हम भी देखेंगे, बस सिंपल सा लिस्ट बनाएंगे कि द चेंजेस विच टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी इन मेल एंड इन फीमेल। मेल का अलग से लिस्ट बनाएंगे और फीमेल का अलग से लिस्ट बनाएंगे। तो इतना समझे ना? ए नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस व्हिच मेक देम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे, इंटरनल है ना एज वेल एज एक्सटर्नल भी, जो उस इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अब हम ह्यूमन को देख रहे हैं ना, तो मेल फीमेल दोनों को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे कैपेबल बनाता है किसके लिए? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्लियर है ना? तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे लगा दोगे, है ना? बस छोटा सा पॉइंट लिख लो, वैसे ये लिखने की जरूरत है नहीं। चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल्स, मेल की बात कर रहे हैं कि मेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सो सबसे पहले लिखो, पहला पॉइंट लिखोगे ग्रोथ ऑफ hairs in armpits and genital regions, क्लियर है ना? आर्मपिट्स में, आर्मपिट बेसिकली समझते हो ना, ये जो मतलब बाजू होता है उसके नीचे जो होता है ना, आर्मपिट बेसिकली से बोलते हैं हम। तो आर्मपिट हो गया, और साथ साथ जेनाइटल रीजन्स मींस इंटरनल ऑर्गन्स के पास वाले रीजन्स, है ना? जैसे स्क्रोटम के पास वाले रीजन जो होते हैं बेसिकली, पेनिस के पास वाले रीजन, सो दीज आर जेनाइटल रीजन्स। तो आर्मपिट्स में या जेनाइटल रीजन्स में क्या होता है? हेयर का ग्रोथ देखने को मिलता है। आगे देखो फेशियल हेयर भी देखने को मिलता है। फेशियल हेयर also grows in the form of beard and mustaches। मतलब दाढ़ी मूछ समझते हो ना? जैसे देखो, ये देखो मूछ हो गया, ये देखो दाढ़ी हो गया, है ना? तो दाढ़ी मूछ का बेसिकली ग्रोथ भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। आगे भी लिखोगे और भी, नेक्स्ट लिखोगे वॉइस, सॉरी वॉइस लिख रहा हूं मैं, वॉइस बिकम लो पिच्ड, क्लियर है ना? आगे लिखो सोल्जर, सोल्जर बिकम ब्रोडर। सोल्जर की क्या हो जाएगी? ब्रॉडनिंग हो जाएगी, क्लियर है ना? सोल्जर की ब्रॉडनिंग हो जाएगी, और जो हिप वाला रीजन होता है उसका नैरोइंग हो जाएगा, ठीक है ना? हिप बिकम नैरो, क्लियर है ना? सो सोल्जर की ब्रॉडनिंग हो जाएगी, मींस ब्रॉड चौड़ा सा हो जाएगा, और हिप वाला रीजन क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। ओके, एक और पॉइंट यहीं पे लिख लो, चलो यहां लिख दूं मैं, यहां पे पॉइंट बना के लिख रहा हूं, ठीक है ना? इसे लिख लो ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स also
टेक्स प्लेस, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन का भी ग्रोथ होगा यहाँ पे। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए जो कि प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं, कहां पे, तो मेल्स में। इसे जल्दी से नोट करो। फिर एक छोटा सा पॉइंट बस होगा कि फीमेल में क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आज कंप्लीट करेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे आज, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट करोगे आप। तो ये हो गया होगा कंप्लीट, है ना। इसे इरेज करता हूं, या फिर ऐसा करता हूं ना, मैं इरेज नहीं करता हूं क्योंकि आगे भी पॉइंट्स लगभग सेम है, तो मैं इसी में एडिट कर देता हूं। देखो यहां मैं मेल को कर देता हूं फीमेल, तुम अलग से लिख लोगे, फीमेल्स कर देता हूं, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स है वो देख लो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल रीजन, ये तो सेम है, ये रहने दो। दूसरा लिखो फेशियल हेयर, देखो यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ लड़कियों के थोड़ी ना दाढ़ी मूंछ होते हैं, नहीं होता है ना, तो इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नया पॉइंट जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिख लो, growth of hair is seen in legs, hands, ठीक है ना। इन सब जगहों पे तुम्हें ये ग्रोथ ऑफ हेयर देखने को मिल जाएगा। वैसे ये बॉयज में भी मिलता है, ठीक है ना, तो बॉयज वाले पॉइंट्स में भी तुम लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये लो पिच जो है ना, इसे हाई पिच कर दो। लो पिच को क्या कर दोगे, हाई पिच कर दोगे। ये सोल्जर जो है ना, सोल्जर को यहाँ पे सोल्जर वाला पॉइंट हटा ही दो, ठीक है ना। सीधा सा हिप बिकम, ये ब्रॉड कर दो। यहाँ हिप का क्या हो जाएगा, ब्रॉडनिंग हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली एक फैट के लेयर का डिपोजिशन हो जाता है इन द रीजन ऑफ हिप। बेसिकली हिप वाले रीजन में देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ फैट, ड्यू टू विच ये द हिप बिकम ब्रोडर। क्लियर है ना, हिप क्या हो जाएगा, ब्रोडर हो जाएगा। ओके आगे देखो, ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स आल्सो टेक्स प्लेस, चलो ये भी सही है। और एक और पॉइंट लिख लोगे यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, यानी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग हो जाएगा। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ना, ये मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, एक दो लेक्चर जाने दो, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग से लेक्चर में ही बताऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि बेसिकली प्रिपरेशन है बेबी के लिए, है ना, तो उसे मैं बताऊंगा आगे के लिए, आगे के लेक्चर्स में। तो इसे रहने दो, बाकी सारे पॉइंट्स तो क्लियर होंगे ना। आर्मपिट्स, जेनिटल रीजन्स में ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ग्रोथ ऑफ हेयर इज सीन इन लेग्स, हैंड, ये सब में भी वॉइस क्या हो जाएगा, हाई पिच हो जाएगा। हिप क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाएगी। ओके एक और पॉइंट देखो, इसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इधर इधर देखो, जगह है ना बच्चा, यहाँ पे लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, या फिर ब्रेस्ट लिख लो बेसिकली, ठीक है ना। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है ये प्यूबर्टी के टाइम फीमेल्स में। क्लियर है ना। और ये सारे ना बेसिकली हार्मोन्स के कंट्रोल्ड में होते हैं। वैसे जब आपने हार्मोन पढ़ा होगा तो वहां पे भी ये सारे पॉइंट्स आए होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो अब फाइनली इसे नोट कर लो, नीचे वाला बस, ठीक है ना, क्योंकि ये मेल से क्या बन चुका है, फीमेल बन चुका है, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से नोट करो, इसके बाद मैं पूरा ही इरेज करता हूं। ओके तो अब इसे इरेज कर देता हूं। इसके बाद देखो, कुछ पॉइंट्स एक्चुअली बच गए थे, उसे भी लिख लो साथ साथ। लिख लो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। क्लियर है ना। बस एक एक लाइन का छोटा छोटा पॉइंट है ना, कुछ जनरल टर्म्स है बेसिकली जो बताने हैं। लिखोगे यहाँ पे, द ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ
गैमेट्स। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे देखो टेस्टिस कहाँ, तो मेल में, और ओवरी या ओवरीज लिख लो, है ना, ओवरीज इन सॉरी फीमेल्स लिखो यहाँ पे। तो टेस्टिस मेल में हो गया और ओवरी फीमेल में हो गए, ये दोनों क्या है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके बाद लिखेंगे दूसरा हेडिंग, इसी पे बनाएंगे, छोटा छोटा बस पॉइंट है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो लिखना यहां पे the organs which help in transportation of gametes and maintaining its viability। क्लियर है ना, यानी वैसे ऑर्गन जो कि इस जो गैमेट्स बने हैं ना बेसिकली टेस्टिस और ओवरी के द्वारा, इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जहां भी इसे पहुंचाना रहेगा वहां पहुंचाने का काम करेगा, और साथ साथ इसकी वायबिलिटी मेंटेन करेगा। व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी का मतलब अगर सीधा सा समझो ना तुम, तो मतलब जैसे कि एक मान लो कोई भी सेल या कुछ भी है, ठीक है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बरकरार रखना, या इस केस में समझो ना कि उसे लिविंग रखना, उसे मोटाइल रखना। क्लियर है ना, यानी उसको और दूसरे शब्दों में समझना है तो ऐसे समझो कि एक स्पर्म के पास है एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ओवम के पास भी एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस एबिलिटी को बरकरार रखना, आ रहा समझ में, इस एबिलिटी को बरकरार रखना, और उसके पास एक्चुअली ये जो एबिलिटी है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो नॉर्मली उन सारे फैक्टर्स को बरकरार रखना, इसी को क्या बोलते हैं, वायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है ना। सो ये उसकी वायबिलिटी को भी मेंटेन रखेगा, यानी उस स्पर्म को रिप्रोडक्शन के लायक बनाए रखेगा। आ रहा है समझ में, तो दिस इज कॉल्ड वायबिलिटी। स्पर्म या ओवम दोनों की बात कर रहा हूं बेसिकली। सो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें भी एग्जांपल्स लिख लो, लिख लेना यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे देख लो, लिख लो वॉसा डिफरेंस, वॉसा डिफरेंस भी होता है, जैसे सेक्स ग्लैंड्स, जैसे पेनिस, है ना, और भी होते हैं, ईटी से लगाओ। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं मेल्स की। आराम समझ में, इन मेल्स। अगर फीमेल की बात करें तो तुम्हारा हो जाएगा जैसे फैलोपियन ट्यूब, है ना, कॉमा फैलोपियन ट्यूब के बाद तुम यूट्रस लिख सकते हो, है ना, देन वेजाइना लिख सकते हो, ठीक है ना, ईटीसी। ये कहा, तो ये केस है तुम्हारा फीमेल का, तो ये सभी किसमें है, तो फीमेल्स में है। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यानी कि ये बेसिकली देखो, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं ना, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जो स्पर्म ओवम को एक दूसरे के साथ मिलने में हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे अगर तुम फ्लावर थोड़ा सा याद करो, तो फ्लावर में क्या हो रहा था, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर था, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात करो तो एक ही में थे, पॉलिन ग्रेन्स भी, ओव्यूल भी, यानी स्पर्म ओवम उसे समझ सकते हो तुम बेसिकली। सो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा था, और किसी दूसरे फ्लावर में जाना था तो क्रॉस पॉलिनेशन भी। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करो तो वहां क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था बेसिकली, सेल्फ पॉलिनेशन तो चलना नहीं था। तो वहां पे एजेंट्स आए थे ना क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तभी तो तुमने पढ़ा ना हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, क्लियर है ना, ऑर्निथोफिली, इंटोमोफिली। तो ये सभी फिली क्यों पढ़े तुम, क्योंकि वहां एजेंट्स आए, और इन एजेंट्स ने इन दोनों को आपस में मिलने में हेल्प किया, इनिशिएशन किया, दैट इज पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इन दोनों को मिलने में हेल्प करता है। ओके, क्योंकि ये दो जो होते हैं ना गैमेट्स, ये अलग अलग ऑर्गन्स में बन रहे होते हैं। एक तो मेल बॉडी के अलग ऑर्गन में टेस्टिस में, एक फीमेल बॉडी के अलग ऑर्गन ओवरी में, क्लियर है, जो कि उस बॉडी में कहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है ना। और बेसिकली जो ह्यूमन का जो पढ़ रहा है रिप्रोडक्शन, तो वहां फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है, तुम्हें पता है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल बॉडी वाले स्पर्म को फीमेल बॉडी में जाना होगा। सो उसके लिए, और बनाया कहाँ, टेस्टिस में, तो कोई ना कोई उसे एक पाथ प्रोवाइड करेगा या फिर ले जाने में हेल्प करेगा।
तो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ फीमेल में भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो उसे रिसीव करेगा, ठीक है ना। फिर वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, उसकी मतलब पीएच वैल्यू देखनी पड़ जाती है हमें कि क्या पीएच वैल्यू होता है, कहाँ क्या होता है, ताकि वो स्पर्म जो है ना वो जिंदा पहुंच सके। तो वो जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, नॉर्मली खुद से आ जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स बस वही सब होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, तो इसे नोट करो जल्दी से। इतना हो गया, इससे मैं इरेज करता हूं। इसके बाद बस दो और पॉइंट्स बच गए हैं, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे, है ना। देखो अभी हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है ना। अब कैरेक्टर्स देखते हैं बेसिकली। तो लिखोगे यहां पे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्स कैरेक्टर्स बेसिकली उसे बोलते हैं जो हमें एक मेल को एक फीमेल से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है ना। जिस समय कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय वो कैरेक्टर जो हमें उन दोनों को मतलब कि डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगी, आखिर लड़का हुआ है या लड़की हुई है, ठीक है ना। एंड दिस इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ पेनिस और वेजाइना। बेसिकली जो उसके जो सेक्स ऑर्गन है ना, पेनिस और वेजाइना, इसी को देखकर तो पता लगाते हैं ना कि मतलब लड़का हुआ है लड़की हुई है ना। फिर लोग खुशियां मनाते हैं, है ना, हॉस्पिटल में देखते होगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख लोगे, द कैरेक्टर्स that helps to distinguish a male from a female, या a male and female बेसिकली, है ना, at the time of birth, the time of birth, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल में लिख लो प्रेजेंस ऑफ पीनिस इन मेल्स, और दूसरा लिख लोगे, या सिंपली ऐसे लिख दूं प्रेजेंस ऑफ पेनिस और वेजाइना, नहीं ऐसे लिख देता हूं प्रेजेंस पेनिस इन मेल्स, और चलो अलग अलग ही लिख देता हूं प्रेजेंस ऑफ वेजाइना इन फीमेल। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हाँ लेस डेवलप्ड होते हैं वो बात अलग है, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये चीज समझ गया। अब दूसरा इसी के साथ साथ लिख लो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बता सकते हो अब क्या होता है, जरा सोच के देखो मेरे लिखते लिखते। तो यहां चलो मैंने लिख दिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी सेम चीज, द कैरेक्टर दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश ए मेल फ्रॉम ए फीमेल, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं, लेटर ऑन, यानी बाद में, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बोल सकते हो तुम में भी, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो कैरेक्टर्स हमें एक्सटर्नली बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टर्स बेसिकली हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे दाढ़ी मूंछ का अपीयरेंस होना मेल में, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना फीमेल में, सो ये सारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसे लिख लोगे, लिख लेना यहाँ पे द कैरेक्टर्स दैट डेवलप at puberty and helps to distinguish a male from a female। क्लियर है ना। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिख लोगे, तो लिख लो प्रेजेंस ऑफ beard and mustaches in male, और दूसरा क्या लिख लोगे,
प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट लिख लो, प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड ब्रेस्ट इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कैरेक्टर्स है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ फालतू नहीं सोचोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना फालतू भी सोचते हैं कि सर एक तो मतलब ये तो हो गया मेल फीमेल, बीच वाला भी तो होता है, मतलब है ना, जो ट्रेन पे आते हैं, नहीं जो भी है। तो समझो एक्चुअली वो ना एबनॉर्मलिटीज होते हैं, वो समझ ले एक तरह से बीमारी है। अगर तुम सिंपल से समझना चाहते हो तो वो क्या है, बीमारी है, और उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली हमारे रिसर्च का टॉपिक है, वो हम यहाँ 10th में नहीं कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़े बहुत उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा तुम्हें 12th में, 10th में तो पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल उसे यहाँ पे बीच में नहीं लाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि अब जैसे उनमें क्या होता है, उनमें कैरेक्टर्स तो कॉमन होते हैं ना, कुछ कुछ आ रहा है समझ में, कुछ कुछ कैरेक्टर्स कॉमन भी होते हैं वहां पे, तो वहां पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं बहुत कुछ, आ रहा है समझ में। और बेसिकली वो मेल फीमेल है भी कहाँ, ठीक है, तो उसकी बात बिल्कुल भी इस पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं करोगे, करना तो दूर सोचोगे भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं बतला देता हूं। और बाकी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं। एबनॉर्मलिटीज जो होंगे ना, पहले नॉर्मल तो सीखो, तब तो एबनॉर्मल केसेस समझोगे ना, कि हाँ नॉर्मल केसेस ऐसे होते हैं तो एबनॉर्मल केसेस ऐसे होंगे। लेकिन पहले ही एबनॉर्मल केसेस पे चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और आराम से बस पढ़ते चलो और इसे जल्दी से नोट करो। फिर चलते हैं कहाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है ना, तो इसे जल्दी से नोट कर लो। तो इसे इरेज करता हूं अब मैं, और इसके बाद देखेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग लगाओगे यहां पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना हम इसके पार्ट्स को पढ़ लेंगे, गैमेट तक पहुंच जाएंगे, क्लियर है ना बस, और गैमेट को किसी तरह से ट्रांसपोर्ट करवा देंगे फीमेल बॉडी में, और उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, क्लियर है ना। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बस इतना ही काम है, गैमेट बनाओ ट्रांसफर करो, बस बाकी का सारा प्रोसेस तो फीमेल में होने वाला है। तो फीमेल को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे समझोगे तो लिखोगे यहाँ पे ऐसे लिख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of organs which help in production and transportation of gametes। बेसिकली मेल गैमेट लिख लो यहाँ पे, नहीं ओके। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आएंगे जो या तो इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्शन ऑफ गैमेट में, या फिर इन्वॉल्व होंगे उसके ट्रांसपोर्टेशन या फिर मेंटेनिंग देयर वायबिलिटी में, क्लियर है ना। और तुम्हें पता है कि जो प्रोडक्शन करेगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, और जो बाकी काम करेगा वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, क्लियर है ना। ये सारी बातें तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना, देखो ये मत सोचना कि मैंने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम मैं बनाऊंगा सबसे लास्ट में, ठीक है ना। डायग्राम तो जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है वो सुनो। इसके सारे अभी मैं ऑर्गन्स का लिस्ट बनाऊंगा और उन सारे को एक एक करके पढ़ेंगे पहले, और जब उसे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले समझ लेंगे, और उसके बाद एक बार डायग्राम से जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें फिर वो सारे पॉइंट्स मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, तो आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायग्राम सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगा, ठीक है। या फिर अगर आपको पहले ही डायग्राम देखना है तो वीडियो के सबसे लास्ट में चले जाओ, आपको डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत ही करना, आप आराम से पढ़ो। यहाँ पे ऑर्गन्स की मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूं अब, तो लिख लेना यहाँ पे लिस्ट, ऐसे लिख लो, the male reproductive system consists of, क्या क्या है तो लिखो यहाँ पे अब,
पॉइंट बना के लिखते चले जाएंगे, है ना। सबसे पहले तो लिखो टेस्टिस, ओके। दूसरा लिखो स्क्रोटम, ओके। तीसरा लिखो वॉसा इफ्रेंसिया, ओके, या वॉसा इफ्रेंस भी बोलते हैं, वॉसा इफ्रेंसिया, E-double-F-E है, क्लियर है ना। देन इसके बाद लिखो एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस, क्लियर है ना। इसके बाद लिखो तुम वॉसा डिफरेंसिया, या वॉसा डिफरेंस भी बोलते हैं, क्लियर है ना। इसके बाद लिखो इजैकुलेटरी डक्ट, इसके बाद लिखो यूरिनोजेनाइटल डक्ट या ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ओके। इसके बाद लिखो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, और सबसे लास्ट में लिखो पीनिस, क्लियर है ना। सो ये सारे पार्ट्स हो गए तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, टेस्टिस, स्क्रोटम, वॉसा इफ्रेंस, वॉसा इफ्रेंस या वॉसा इफ्रेंसिया बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, वॉसा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट या ट्रैक्ट भी बोलते हैं। देन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे, 2-3 ग्लैंड्स आएंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे जाऊंगा तो। देन पीनिस, क्लियर है। आज इतना पूरा पढ़ के ही खत्म करेंगे हम पूरा। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-2, 3-3 लाइन का है बेसिकली, हमें तो बस इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लियर है ना। हम इसके अंदर नहीं जाके पढ़ेंगे। बेसिकली जब 12th में जाओगे ना, तो अगर तुम टेस्टिस पढ़ रहे हो तो टेस्टिस का तुम्हें क्रॉस सेक्शन भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर के पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सो हमें उतना थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो बस बेसिक पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में 2 लाइन 3 लाइन जितना भी होगा पढ़ेंगे, इसे जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद इरेज करके एक शुरू से शुरुआत करते हैं यहाँ से, टेस्टिस से, क्लियर है ना। सो इसे जल्दी से नोट करोगे आप। तो इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, मेल, ये सॉरी मेल तो देख ही रहे हैं ना, टेस्टिस देखेंगे, है ना। कोई नहीं, तो सबसे पहला हेडिंग लगाओगे नहीं, टेस्टिस। अभी देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी ऑर्गन्स का लिस्ट बनाए थे ना, कितने थे, 8-9 थे, मैंने काउंट भी नहीं किया, चलो कोई नहीं, जितने भी थे, है ना। नंबरिंग तो सही से लिखा था ना मैंने, देख लेना एक बार, है ना, भूल जाता हूँ कभी कभी। तो टेस्टिस पढ़ेंगे, ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा पीनिस था, है ना। सो सबसे पहले टेस्टिस देखेंगे। तो टेस्टिस देखो बेसिकली क्या है, ये पेयर्ड होते हैं, मतलब 2 होते हैं। अच्छा, किसमें होते हैं, मेल में या फीमेल में। तो फीमेल की बात अभी नहीं करोगे, किसकी बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ मेल की बात करोगे, क्लियर है ना। मेल की बात करोगे, क्यों, क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई, तो फीमेल की बात क्यों करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेस्टिस समझोगे, टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं बॉडी में, तो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ए सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिकली स्क्रोटम। सो इनसाइड स्क्रोटम देयर आर 2 टेस्टिस, ठीक है ना, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल बॉडी में इनसाइड द स्क्रोटम, ओके। और ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पता है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, या बेसिकली यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है ना। सो लिखेंगे यहाँ पे, these are the primary sex organs in males, क्लियर है ना। आगे लिखोगे they are 2 in number and located in a sac like structure, या बैग लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, कॉल्ड, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम बोलते हैं, क्लियर है ना। सो ये 2 पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। नेक्स्ट पॉइंट, इसे क्या करो, स्टार बना के लिख लो, ऐसे लिख लो,
sperms are produced in seminiferous tubules found inside the टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक स्पेशल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे, जैसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है ना? और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं तुम्हारे स्पर्म। अब यहाँ बात ये रखने वाली बात, मतलब याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो सेमिनिफेरस, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म बनते हैं, इसे याद कर लो। इसके बाद सुनो कि यहाँ जो स्पर्म बनते हैं ना, ये स्पर्म मोटाइल नहीं होते हैं। देखो नॉर्मली तुम क्या जानते हो, स्पर्म्स आर मोटाइल एंड ओवम जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन यहाँ जो स्पर्म बनते हैं ये मोटाइल भी नहीं होते हैं। तो ये तो मूव भी नहीं कर सकता है ना, ये तो आगे भी नहीं जा सकता है ना। लेकिन अभी इस सिस्टम से इसे आगे बढ़ना है, टेस्टिस से होते हुए अभी आएगा, बहुत सारी डिफरेंस आएगा, बहुत सारे डिफरेंस आएगा, एपिडिडाइमिस आएंगे, ये सारी चीज आएंगे, तब ना जाके पेनिस से बाहर निकलेगा और फिर फीमेल बॉडी में जाएगा। तो ये रास्ता को तय करना, और अभी मोटाइल भी नहीं है तो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे याद करो, मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास इधर ही प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे सीलिया, है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम। वैसे ये तो बेसिकली 9th में पढ़ना है। क्लियर है ना? तो 9th में ही शायद बताया होगा मैंने, चलो कोई नहीं, भूल जाता हूँ। तो सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़े तो हो गए ना 9th में। तो सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और वही मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है इनिशियली। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड होंगे, ये मोटाइल हो जाएगा बाद में, ठीक है ना, जब मैच्योर हो जाएगा तो। और फिर तब खुद भी मतलब मूव कर सकता है, फिर सीलिया की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ याद रखोगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं, तो टेस्टिस के अंदर होते हैं। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखोगे, इसके बाद एक पॉइंट और लिखोगे, इनसाइड द टेस्टिस a special cell, a special type of cell, ऐसे लिख लो, a special type of cell, जिसका नाम क्या है, लीडिंग सेल, या इसी का दूसरा नाम है तुम्हारा इंटरस्टिशियल सेल। नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है ना तो याद आना चाहिए बेसिकली। क्लियर है ना? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली प्लूरल कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। ये हटा दो, है ना। स्पेशल टाइप ऑफ सेल लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल इज फाउंड। क्या करता है ये लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल? इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, क्लियर है ना, which serves the following two purpose। ठीक है, देखो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये तो बेसिकली तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है ना, याद करो। इंटरस्टिशियल सेल, क्लियर है ना, ये टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा जो कि दो काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, तो सबसे पहला काम करेगा तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेसिकली, है ना। और दूसरा इसी में लिख लोगे, दूसरा ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन ये क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ करवाता है, नहीं, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कहाँ करवाएगा भाई, बेसिकली मेल में करवाएगा, लिखने की जरूरत थोड़ी है बार बार, मेल पढ़ रहे हैं तो मेल का ही ना बताएंगे। तो ये मेल में क्या करवाएगा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट, है ना, पहला हो गया था हमारा कंप्लीट। इसके बाद लिखेंगे दूसरा। दूसरा क्या हमारा स्क्रोटम है ना, तुम अपना लिस्ट में मिला लेना, अगर आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पूरा ही पढ़ना है बस, वहां जो भी 7-8 लिखे थे ना वो पूरा पढ़ेंगे।
सो स्क्रोटम क्या है? इट इज ए पॉच लाइक अ स्ट्रक्चर इनसाइड व्हिच बोथ द टेस्टिस आर प्रेजेंट। क्लियर है? अब स्क्रोटम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ी पूछेगा कि क्या है, स्क्रोटम में पूछेगा इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। ठीक है, तो याद रखना स्क्रोटम ना एक थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। बेसिकली स्क्रोटम एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब सुनो, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं जिसके अंदर बनते हैं तुम्हारे स्पर्म, यानी स्पर्म कहां बनते हैं? तो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्म बन रहे हैं तो आगे समझोगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि टेस्टिस में अगर स्पर्म बन रहा है, और एक चीज तुम थोड़ा सा याद कर लो बस अभी, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। किसके लिए? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। यानी अगर बॉडी टेम्परेचर भी मिल गया ना उसे, तो वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगा, या फिर होगा ही नहीं समझो तो, या फिर स्पर्म भी मर जाएंगे। क्लियर है? सो उसे वायबल रखने के लिए, उसका प्रोडक्शन सही से करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस सही से करने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, और ये टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करता है तुम्हारा स्क्रोटम। नाउ क्वेश्चन इज कैसे, है ना? क्वेश्चन तो यही है ना कि कैसे करता है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे कि कैसे करता है, लेकिन उससे पहले बस इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो, लिख लेना यहाँ पे। इट इज a pouch like structure inside which both the testes are present। दोनों ही टेस्टिस प्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उसे स्टार बना के मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखेंगे? इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन लोकेशन एंड इट सर्व्स as a thermoregulation for testis, for formation of sperm। क्लियर है ना? क्यों भाई? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन, इसी में लिख दो, इसी में लिखते चल जाओ, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस requires a temperature, दिख रहा है ना नीचे? चलो इतने मैनेज कर लोगे, क्योंकि बस एक ही लाइन लिखना है। ए टेम्परेचर विच इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है ना? सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। किसके लिए? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और इसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? तुम्हारा टेस्टिस, क्योंकि इसका लोकेशन होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब समझो, एब्डोमेन समझ रहे हो? पेट, ये वाला लोकेशन होता है ना एब्डोमेन। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन से थोड़ा सा बाहर। क्लियर है ना? तो वैसे भी देखो ना, टेस्टिस का जो लोकेशन होता है वो हमारे बॉडी से बाहर होता है अगर देखा जाए तो। क्लियर है ना? लेकिन समझो है तो वो बॉडी का ही ना पार्ट ना। क्लियर है? अब देखो करता कैसे वो समझो। एक्चुअली उसमें ना इरेक्टाइल, बेसिकली इरेक्टाइल नहीं, फ्लेक्सिबल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है ना, वो मतलब उसमें हाई डिग्री ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जैसे मसल समझते हो ना, तो वैसे ही, लेकिन वहां पे और भी मतलब थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन का वहां पे पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझोगे कि जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है ना 36 पॉइंट समथिंग तो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना, वैसे 98.7 होता है ना हमारा फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ सेल्सियस की बात की जा रही है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम,
ये सही से यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं इसे सही से लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? अब तो क्लियर होगा। अब समझो, तो होता क्या है कि जैसा टेस्टिस जो होता है, चलो ऐसे बात करते हैं, हम 2 सीजन का बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि सीजन में टेम्परेचर चेंज करते हैं ना इन्वायरमेंट के बेसिकली, और बॉडी टेम्परेचर तो हमारा बेसिकली कांस्टेंट ही होता है। अब समझोगे एक बात कि जैसे मान लो कि सर्दी का टाइम है, ठीक है? अब ये जो टेस्टिस है यानी स्क्रोटम है, स्क्रोटम क्या है? तो बॉडी से तो बाहर है ऑलरेडी, बाहर का एनवायरनमेंट तो ठंडा है। समझो मेरी बात को, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? ठंडा है, यानी बाहर का टेम्परेचर तो समझते हो 5-4 ऐसे पहुंच जाता है सर्दी के दिनों में। क्लियर है ना? सो उस टेम्परेचर में वो बाहर से तो टेम्परेचर का वो शिकार बन ही रहा है, यानी उसका टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से तो कम है ही, लेकिन कुछ ज्यादा ही कम है। आ रहा समझ में? वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा और इस कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। तो सर्दी के दिनों में क्या करता है टेस्टिस के जो मसल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल इस तरीके से सिकुड़ जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा टेस्टिस जो होता है वो हमारे बॉडी से चिपक जाता है। टेस्टिस नहीं, बेसिकली स्क्रोटम। क्लियर है ना? स्क्रोटम की बात कर रहे हैं, सॉरी टेस्टिस नहीं। तो स्क्रोटम जब चिपक जाएगा तो टेस्टिस भी ना चिपक जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो? यानी कि स्क्रोटम क्या होगा कि बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ऐसे छोटा सा हो जाएगा ऐसे, है ना? और क्या होगा, हमारे बॉडी में अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि अब देखो बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ही ठंडा था, तो अब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत गेन करेगा हमारा टेस्टिस और फिर से उसका टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, जो कि बॉडी टेम्परेचर से फिर भी कम ही रहेगा, क्योंकि है तो वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही ना। आ रहा समझ में? तो ये हो गया। अब देखते हैं गर्मी के दिनों की बात करते हैं। तो गर्मी के दिनों देखो बाहर तो ऑलरेडी टेम्परेचर है, क्लियर है ना, और अंदर बॉडी टेम्परेचर तो है ही। तो अगर गर्मी के दिन में अगर बॉडी से भी चिपक के रहेगा तो एक तो बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से बाहर का भी हीट, तो समझ रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, यानी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इस बार 36 नहीं 38 39 पहुंच सकता है। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या करता है, तो गर्मी के दिनों में उसके जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं और टेस्टिस जो बेसिकली स्क्रोटम है वो हमारे बॉडी से थोड़ा दूर चला जाता है। आ रहा समझ में? क्लियर है ना? और इस तरीके से वो फिर से एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है जो कि 34-33 के आसपास होता है, क्योंकि 36 हमारा नॉर्मल है। क्लियर है ना? सो इस तरीके से ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है? तो थर्मो रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखोगे। तो नीचे दिख भी रहा है, कंप्लीट है यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, इसे जल्दी से नोट करो, फिर इरेज करता हूं, तीसरे पॉइंट पे चलता हूं। तो अभी से इरेज करता हूं मैं और इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था भाई? वॉसाई फ्रेंच था क्या? अगर वॉसाई फ्रेंच था तो देखते हैं। तो नंबर 3 लिखोगे वॉसा, सॉरी इफरेंस, ये इफरेंस या बात वही है, ठीक है ना? सो इसमें लिखेंगे बस एक लाइन, ठीक है ना? ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, तो सिंपल सा लिख लेना। क्या लिख लोगे? इट इज अ वेरी फाइन, सिर्फ फाइन नहीं, इट इज अ वेरी फाइन ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर, या ट्यूब्यूल भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? ए वेरी फाइन ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर which provide या ऐसे लिख लो which help in, ऐसे लिख लो which help in transportation of a sperm by providing a path। ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक रास्ता प्रोवाइड करेगा किसके लिए? स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए। क्लियर है ना? बनाएगा हाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। देखो हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि टेस्टिस में स्पर्म बन गया और निकल गया, लेकिन टेस्टिस में भी तो बहुत सारे पार्ट्स है ना। क्लियर है ना? अभी टेस्टिस के अंदर ही है बेसिकली ये बहुत सारे फ्रेंड्स, ठीक है? तो उसके अंदर अभी उससे निकलेंगे, टेस्टिस के अंदर ही था तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है ना? जहां बना था, फिर वॉसाई फ्रेंच से निकला, इसके बाद एपिडिडाइमिस में जाएगा, देन वॉसाई डिफरेंस में जाएगा जो कि तुम्हारे टेस्टिस के बाहर का पार्ट है। क्लियर है ना?
और इसके अंदर और भी पार्ट होते हैं, रेटेड टेस्टिस भी होता है, तो वो सब हमें पढ़ना नहीं है, तो ज्यादा भी हम नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है ना, नहीं तो फिर यहीं पे खिचड़ी पक जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे सही तरीके से। तो इतना समझ में आए, ये एक पार्ट प्रोवाइड करेगा, बस एक लाइन में इसे खत्म करो। नंबर 4 लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, एपिडिडाइमिस। तो इसमें लिखना इट इज अ वेरी, या वेरी मत लिखो, इट इज ए हाईली क्वाइल्ड, it is a highly coiled structure present at top and back portion of testis। ये टेस्टिस के टॉप पे प्रेजेंट होगा लेकिन थोड़ा सा पीछे की ओर प्रेजेंट होगा। ओके, इट स्टोर्स the sperm temporarily and also provide nourishment to the sperm। यह स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। वैसे यहाँ पे भी और तुम्हें अलग अलग तरह के सेल मिल जाएंगे, जैसे साइटोली सेल, नर्स सेल बेसिकली बोलते हैं, वो सब हमें पढ़ना नहीं है, तो वो सब भी इसके नरिशमेंट में हेल्प करता है। अब देखो नरिशमेंट मिल रहा है मतलब धीरे धीरे अब स्पर्म ना, समझ रहे हो ना, मैच्योर होता जा रहा है। मतलब अभी तक जो स्पर्म है ना उसमें रिप्रोडक्शन का ताकत नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे जब वो फाइनली निकलेगा ना टेस्टिस से, या अभी और आगे बढ़ना है उसे, उसमें अभी बहुत सारे ग्लैंड के सिक्रीशन मिक्स होंगे, बीच में तुम खुद समझ जाओगे, जब ये 7-8 पॉइंट्स पढ़ोगे ना तो खुद समझ जाओगे कि अब जो तुम्हारा स्पर्म है वो मैच्योर हो चुका है, अब ये स्पर्म रिप्रोडक्शन करने के लायक बन चुका है, ये समझ जाओगे आप, क्लियर है ना, पूछना भी नहीं पड़ेगा किसी से। सो ये समझ गए, यहाँ पे स्टोर टेम्परेरली स्टोर किया जाएगा और साथ ही साथ नरिशमेंट भी दिया जाएगा ऐसे स्पर्म को। ओके, इसके बाद लिखेंगे नंबर 5। नंबर 5 क्या है हमारा, तो ये है तुम्हारा वॉसा डिफरेंस ना, वॉसा डिफरेंस या वॉसा डिफरेंस, या क्लियर है ना। सो इसमें लिखेंगे इट इज thicker tubule than vasa efferens। ये वॉसा एफरेंस से मोटा टिब्यूल है, क्लियर है ना, और यही टिब्यूल ना बेसिकली टेस्टिस से बाहर निकल रहा है, क्लियर है। और फिर अब इसी टिब्यूल में कुछ सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस ऐड होंगे, क्लियर है ना। इसे बेसिकली हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। तो लिखो पहले इसमें, इट इज कनेक्टेड टू द एपिडिडाइमिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, क्लियर है ना। इसे स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, किसे, वॉसा डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, इसे आप याद कर लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पर्म डक्ट। 4 ऑप्शन हो सकते हैं एंड द आंसर विल बी वॉसा डिफरेंस। ओके, एक पॉइंट और इसमें लिख लो, the sperm duct joins with seminal vesicle duct या duct of seminal vesicle, ऐसे लिख लो, duct of seminal vesicle। अभी बता रहा हूं seminal vesicle क्या होता है। joins with duct of seminal vesicle to form ejaculatory duct, ejaculatory duct। ओके, सो ध्यान से देखो, स्पर्म डक्ट बेसिकली वॉसा डिफरेंस है। जब वॉसा डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल से आने वाले डक्ट ऐड हो जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम, तो इसी को बोलेंगे ejaculatory duct। ओके, अब देखो ये सेमिनल वेसिकल है क्या। सो सेमिनल वेसिकल को हम अलग से पढ़ लेंगे जब मैंने एक टॉपिक लिखाया है सेक्स ग्लैंड्स, क्लियर है ना।
सो ये एक सेक्स ग्लैंड है। अभी तुम्हारे लिए ये सिर्फ क्या है, एक सेक्स ग्लैंड है, बाकी इसके बारे में आज ही पढ़ेंगे, क्लियर है ना, जब हम सेक्स ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो इतना तो वेट कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना हो गया हमारा वसा डिफरेंस। ओके, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट पे जो भी होगा। तो इसे इरेज करता हूं यहाँ पे, और इसके बाद देखते हैं हम क्या जो भी होगा वो देखते हैं। नंबर हमारा कौन सा हो गया, छठा हो गया ना, मैं फिर से भूल गया। दो तीन पांच पढ़े थे ना, हाँ छठा ही होगा। छठा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो जाएगा। नहीं, चलो याद आ गया मुझे। नंबर एक बार देख लेना, अगर छठा नहीं होगा तो सातवां होगा, वो मैनेज कर लेना। द पॉइंट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लियर है ना, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, सो देखो ये एक कॉमन पैसेज है, यानी ये एक डक्ट है विच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर पासिंग ऑफ सेमेन एज वेल एज यूरिन, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया अभी अभी, सुनाई दिया गया आपको लोगों को, आपने ध्यान दिया, गौर किया, मैंने एक वर्ड यूज किया सेमेन। अब ये सेमेन क्या होता है, ये नया वर्ड है ना आपके लिए, सो उसे भी समझेंगे, बेसिकली इसी में समझेंगे। इसमें पहले एक पॉइंट लिख लो, तो लिख लो यहाँ पे, इट इज ए कॉमन डक्ट फॉर पासिंग, लिख लो सिंपली, for passing urine as well as semen, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। बस एक यहाँ का वर्ड मैंने छोड़ा था क्या, सेमिनल वेसिकल, वो मुझे याद है, मैं बता के जाऊंगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, इट इज ए कॉमन डक्ट फॉर पासिंग यूरिन एज वेल एज सेमेन। इसी में एक पॉइंट और लिख लो, इट रिसीव्स the secretions from corpus gland, ऐसे लिख लो, corpus and prostate, हाँ दूसरा है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये कॉर्पस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से के भी सिक्रीशंस मिलते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे फिर से एक नया वर्ड आ गया, कॉर्पस और प्रोस्टेट, तो ये तो सेक्स ग्लैंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ के तीन पॉइंट्स मैंने अभी तक नहीं समझाया, सेमिनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों मैं आपको लास्ट जाते जाते समझाते जाऊंगा। अभी समझो सेमेन क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ लो, देखो स्पर्म और सेमेन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो देखो स्पर्म बेसिकली एक सेल है, क्लियर है ना, स्पर्म एक सेल है। कैसा सेल है, तो हैप्लॉइड सेल है, क्लियर है ना, सिंपली सेल है, आ रहा समझ में, सिंपली बस एक सेल है, जिसका तुम स्ट्रक्चर भी जानते होगे भाई, इस तरीके से ऐसे हेड होता है, ऐसे मिडिल पीस होता है, और इस तरीके से टेल होता है ना। सिंपल सा तुमने 8th क्लास में इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर भी बनाया होगा, याद आ रहा है कुछ। ये हेड होता है, ये मिडिल पीस होता है, और ये टेल होता है। टेल किस में हेल्प करता है जरा बताओगे, टेल तुम्हें हेल्प करता है मूवमेंट में, टेल किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में। मिडिल पीस में क्या होता है बताओगे, मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है ना, यानी एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, ठीक है। हेड में क्या होता है बताओगे, हेड में होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता है, एक्रोजोम हेल्प करता है पेनिट्रेशन में, पेनिट्रेशन इनटू ओवम, क्योंकि ओवम के ऊपर भी एक लेयर होता है जोना पेलुसिडा का, उसे ब्रेक करना पड़ता है। तो ये एक्रोजोम इज जस्ट लाइक लाइजोसोम, ऐसे समझो, है ना। तो लाइजोम में इंजाइम्स होते हैं ना, तो यहाँ भी इंजाइम्स होते हैं, और ये इंजाइम बेसिकली ब्रेक कर देता है उस जोना पेलुसिडा के लेयर को, यानी इस तरीके से। चलो बता रहा हूं तो समझो पूरा ही। ये जैसे ओवम हुआ, इस ओवम के ऊपर ना एक लेयर है, ऐसे इस तरीके का एक लेयर होता है प्रेजेंट, आ रहा है समझ में। अब ये लेयर को ब्रेक नहीं कर सकता है नॉर्मल, तो ये जो एक्रोजोम होता है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल है, क्लियर है ना, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स है, इसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके अंदर चला जाएगा स्पर्म, क्लियर हो रहा है ना।
ब्रेक करके देखो अंदर चला गया ना स्पर्म, तो ये इस पेनिट्रेशन इनटू ओवम इसमें हेल्प करता है, यानी पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म ही बोलो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि इसी हेड में होता है तुम्हारा न्यूक्लियस, इसी हेड में न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस में ही तो सारे चीज प्रेजेंट होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल वगैरह का जो ट्रांसफर होता है यहीं से तो होता है, क्लियर है ना। यही जो हेड होता है ना वही बेसिकली इम्बेड कर जाता है उस ओवम में। ओके, तुमने 3 इडियट देखा होगा ना, तो उसमें यही तो होता है, हेड बेसिकली इम्बेड कर जाते हैं, टेल नहीं जाता है बेसिकली, है ना। मिडिल पीस का पता नहीं, मिडिल पीस भी शायद नहीं जाता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है ना, तो मैं कंफर्म होकर नहीं बता रहा हूं अभी। तो बेसिकली हेड ही जाता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा स्पर्म, मैंने जो कुछ भी बताया ये क्या था, स्पर्म। अब जरा बात कर लो सेमेन क्या होता है। सो सेमेन इज नथिंग बट जस्ट स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, यानी सेमेन का अगर बोलूं ना तो सेमेन क्या है, स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, नहीं एक्सेसरी लिखे थे ना, तो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स का सिक्रीशंस उसमें अगर ऐड कर दो स्पर्म में, तो अब क्या हो जाएगा, ये सीमेन बन जाएगा। तो सीमेन का पता है बहुत सारा फंक्शन भी है। सीमेन का बेसिकली तुमसे अगर पूछे एडवांटेज क्या है, तो देखो क्या होता है, बताते चलते हैं। सीमेन एक्चुअली एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा सर, तो फ्लूइड मीडियम में ना स्पर्म आराम से तैर के जा सकता है। तुम सोचो कि ये स्पर्म है, उसे ऐसे ही एक रफ सरफेस पे दौड़ना है या चलना है या तैरना है, प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर एक फ्लूइड मीडियम मिल जाए, फ्लूइड समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो तो पानी समझ लो तुम। अब यहाँ पे एक नदी आ गई, उसमें तैरना है तो आराम से तैर के चला जाएगा, यानी ये उसकी मोबिलिटी में एक तरह से हेल्प करता है समझ में। प्लस ये एक पीएच भी मतलब कि प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जिस पीएच में स्पर्म सरवाइव कर सके। ओके, इवन जब ये स्पर्म फीमेल जेनाइटल में जाता है ना, फीमेल वेजाइना में, तो वेजाइना का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो एसिडिक होता है, तो वहां पे अगर सिर्फ स्पर्म चला जाए, ध्यान से सुनना, सिर्फ स्पर्म चला जाए, सेमेन नहीं, क्लियर है। बेसिकली सेमेन में तो स्पर्म भी है, मैं सिर्फ स्पर्म की बात कर रहा हूं, तो वो वहां सरवाइव नहीं करेगा, उस एसिडिक पीएच के कारण ना मर जाएगा, वहां पे वेजाइना में ही जाके मर जाएगा। आगे तो जाने का बात ही मत करो, अभी फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है और इधर ही मर गया ये, क्लियर है। लेकिन अगर सीमेन जाएगा ना, तो इसका जो पीएच होता है ना ये बेसिक होता है ना, और उसका क्या है एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, केमिस्ट्री तो पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत। तो इस तरह से स्पर्म को जिंदा रखा जाएगा। अब स्पर्म आराम से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है और फर्टिलाइजेशन भी करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमेन। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, बाकी के 3 पॉइंट जो बच रखे उसे मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो क्या करो, इसे बस इरेज करता हूं मैं, इसके बाद एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स पे ही चलता हूं। इसे अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं अब नंबर 7, है ना, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। ओके, इसमें लिखोगे these are the glands which provide their secretions to the sperm and helps in its transportation and सर्वाइवल। इसके यानी ये देखो क्या है, ये ग्लैंड्स है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, जो क्या कर रहा है, अपने सिक्रीशंस को किसे दे रहा है, स्पर्म को दे रहा है, तभी तो सेमेन बन रहा है ना, वो याद आ रहा है ना अब। और साथ ही साथ ये उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना रहा है, और साथ ही साथ उसके सर्वाइवल में भी हेल्प कर रहा है, क्लियर है ना। तो ये समझना, अब इसी में पढ़ेंगे, इसके मतलब एग्जांपल्स बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे
तो लिखोगे यहाँ पे सबसे पहला, यानी इसमें ए लिख लो, है ना। इसमें बेसिकली तीन होते हैं, चलो ऐसे कर लो, देयर आर फॉलोइंग accessory सेक्स ग्लैंड्स। सबसे पहला, या 1 2 3 नहीं लिखते हैं, ABCD लिखते हैं। सबसे पहला लिखते हैं हम सेमिनल वेसिकल। तो लिखना है इसमें, these are a pair of glands which produces 60% to 70% of total सीमेन प्लाज्मा। यानी वो जो फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा था ना, वो फ्लूइड मीडियम सीमेन का प्लाज्मा बेसिकली, उसका लगभग 60 से 70% कौन प्रोवाइड कर देता है, तो ये सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है? तभी तो याद करो आप, जो तुम्हारा वॉसा क्या था, डिफरेंस था। क्लियर है ना? वॉसा डिफरेंस में ही ऐड हुए थे सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन। पीछे जाके जरा पढ़ लो, ठीक है ना। तो इसीलिए तो उसे क्या बोल रहे थे हम, बेसिकली उससे पहले, बेसिकली ऐड होने से पहले उसे बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्लियर है ना? और फिर बाद में इसके सिक्रीशंस ऐड होते हैं, तो फिर यही, और फिर और तुम्हारे वो मतलब कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के भी सिक्रीशन ऐड होते हैं, और साथ ही साथ वहां पे एक कॉमन पाथ बन जाता है यूरिन के निकलने के लिए भी, तो फिर उसी को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे स्पर्म डक्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ से स्पर्म जा रहा है सिर्फ, अब आगे जाके ऐड होगा इसमें तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। क्लियर है ना? तो उसे सेमिन डक्ट भी बोल सकते हो तुम, जब वो कॉमन बनेगा। क्लियर है? जब वो जुड़ जाएगा उसमें। सो देखना यहाँ पे, these are a pair of glands which provide 60 to 70% of total semen plasma and they contain fructose and other nutrients and other chemicals लिख लो बेसिकली, to provide nourishment to the sperm। ये स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो फ्रक्टोज है। तो बेसिकली स्पर्म को जो नरिशमेंट मिलता है ना, वो बेसिकली फ्रक्टोज से ही मिलता है। क्लियर है? सो इतना समझ में आया तुम्हें सेमिनल वेसिकल। अब देखो नीचे जगह तो है नहीं तो फिर नीचे चला जाएगा। इसे क्या करो, जल्दी से नोट करो। फिर दो बचे हैं ना अभी, कॉर्पस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी के तो हैं, तो उसे देखेंगे। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो तुम, उसके बाद उसे देख लेना। ऐसे लिख लो, इट प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम टू द स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करेगा, एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? अब देखो, ये जो अल्कलाइन मीडियम है, या फिर तुम सिंपल सा समझ लो, जब सेमिनल वेसिकल ऐड हो जाएगा ना, तो लगभग वो समझ लो अब सीमेन बन चुका है। क्लियर है ना? अब उसे स्पर्म नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। यानी वॉसा डिफरेंस से जो स्पर्म आ रहा था, जब जैसे ही उसमें इस सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन ऐड हुआ, तो अब उसे स्पर्म नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे, सीमेन बोलोगे। दैट इज स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन ऑलरेडी उसमें जुड़ चुका है, जो कि सीमेन का लगभग 60 से 70% भाग है। समझ रहे हो? तो उसे अब सीमेन ही ना बोलोगे बेसिकली तुम। आ रहा समझ में? और सीमेन क्या करता है, हेल्प किस में हेल्प करता है, तो सीमेन देखो सबसे पहले तो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, यानी मूवमेंट में अच्छे तरीके से हेल्प कर देता है। और दूसरा किसमें हेल्प करता है सीमेन, तो सीमेन पीएच भी देखो प्रोवाइड कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है ना? तो चाहो तो तुम लिख सकते हो, वैसे मैंने वहां लिखवा दिया ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखो और नोट करो। इसे फिर इरेज कर रहा हूं अब। तो इतना हो गया, नंबर 7 है ना? चलो 7 में ही तो है हम लोग। 8 नंबर पेनिस है, मुझे याद है। तो पेनिस कब, जब ये दो ग्लैंड पढ़ लेंगे तब। ठीक है ना?
इसके बाद कौन था हमारा, नंबर बी था। बी क्या लिखोगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देखो सिंगल होता है ना, सो लिखेंगे यहाँ पे इसका नंबर एक ही होता है। इट इज अ सिंगल कॉमा pyramidal gland present at the junction of urethra and ejaculatory duct। अब देखो इजैकुलेटरी डक्ट किसे बोल रहे हैं, स्पर्म डक्ट के आगे जो बना था ना उसी को तो इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं। स्पर्म डक्ट बेसिकली वॉसा डिफरेंस था, वॉसा डिफरेंस इज आल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। उसमें ऐड हो गया था सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, तो उसी को तो इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे थे। क्यों बोल रहे हैं वो भी समझो, देखो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से समझो। इजैकुलेशन वर्ड समझते हो, अगर नहीं समझते हो तो समझो। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल बॉडी से है ना स्पर्म का सिक्रीशन होता है, स्पर्म का बेसिकली सिक्रीशन नहीं बोलो, रिलीजिंग होता है, क्लियर है ना, पेनिस से जब स्पर्म का रिलीजिंग होता है, सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन, क्लियर है ना। एक इजैकुलेशन में क्लियर है मिलियंस ऑफ स्पर्म बेसिकली रिलीज होते हैं, जितने भी मतलब सेमेन रिलीज होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बोलो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन में क्या निकलेगा, सिर्फ स्पर्म निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इजैकुलेशन में स्पर्म प्लस जो एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन है वो सब साथ में निकलेंगे ना, यानी वो फ्लूइड निकलेगा, ए वाइट मिल्की बेसिकली अपीयरेंस वाला फ्लूइड निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। उसका मिल्की अपीयरेंस भी बेसिकली इन्हीं सब की वजह से तो होता है। अभी देखो और भी चीज जुड़ेंगे, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ा, इसके बाद कॉपर्स ग्लैंड भी जुड़ेंगे और फिर सेमिनल वेसिकल भी जुड़ा, तो इन्हीं सब मिलजुल कर उसे एक मिल्की अपीयरेंस देते हैं, एक पीएच प्रोवाइड करते हैं, अल्कलाइन पीएच, क्लियर है ना। और उसे फाइनली एक तरह से आगे जहां जा रहा है ना वो फीमेल बॉडी में, उसके लिए उसे पहले से ही तैयार कर देते हैं कि वहां जाओगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, एसिडिटी वाला प्रॉब्लम आएगा, एसिड मीडियम मिलेगा तुम्हें, तो उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, उससे कैसे तुम न्यूट्रलाइज करके फिर आगे बढ़ोगे। मतलब समझ रहे हो कि हम अपने वीर जवानों को जंग पे भेज रहे हैं ना, तो उसे तैयार करके भेजेंगे ना, आ रहा है समझ में। यानी कि फीमेल बॉडी में वो जा रहा है ताकि रिप्रोडक्शन कर सके, बच्चे पैदा कर सके, है ना। तो ये जंग ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्पर्म को पहले से ही सारी ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि किस तरीके से जाना है, वहां जाके तुम्हें क्या फेस करना पड़ेगा, उससे कैसे बचोगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कहानी की तरह समझो। तो इसीलिए इसे मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो समझते हो ना, तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, वो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और साथ साथ इजैकुलेटरी डक्ट समझ में आ गया तुम्हें, तो इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ओके। इसी में लिख लेना, it secretes a thick milky substance which provides mobility to the sperm। तो ये स्पर्म को तुम्हारा मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वैसे मोबाइल तो पहले से भी है, ये मतलब एक तरह से उसे फैसिलिटेट कर देगा, क्लियर है ना। ये उसे और भी एक तरह से सही बना देगा ताकि वो सही तरीके से मोबाइल हो सके, वो मूवमेंट कर सके, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द मिल्की सब्सटेंस। इसी की वजह से तो सीमेन का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, मिल्की होता है, व्हाइट होता है, क्लियर है ना। सो इतना समझ में आया आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड भी समझ गए। अब लास्ट लिखते हैं हम नंबर सी, एंड दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड में देख लोगे, अगर एपोस्टॉफियस रहेगा तो लगा लोगे, ठीक है। तो कॉर्पस ग्लैंड इसका दूसरा भी नाम है, इसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो कॉर्पस ग्लैंड बोलो या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलो, एक ही बात है, ओके। तो लिखना है इसमें, दे आर ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स, ये भी देखो पेयर में है, विच देखो सिर्फ ये सिंगल है, बाकी दोनों तो पेयर में ही है ना, सेमिनल वेसिकल भी और कॉर्पस ग्लैंड भी पेयर में है। विच ओपन्स इनटू, देखो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर अब कौन बनेगा,
तो अब बनेगा तुम्हारा कौन, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, तो ये वहीं पे मिलेगा, इनटू यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, अब ये क्या सिक्रीट करेगा, तो इसमें लिखना इट्स सिक्रीशन is also alkaline and provide mucus to the sperm। तो इतना समझ गए आप, यानी इसका जो सिक्रीशन होगा ये भी अल्कलाइन ही है, तो ये भी पीएच को मेंटेन करेगा, अल्कलाइन रखेगा, और साथ ही साथ रिच इन म्यूकस होता है, बेसिकली इसमें म्यूकस भरे होते हैं, तो इट प्रोवाइड म्यूकस टू द स्पर्म। अब देखो म्यूकस से क्या होगा, म्यूकस से होगा लुब्रिकेशन, क्लियर है ना, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रिक्शन होते हैं ना, तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे है तुम्हारा कॉर्पस ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। वैसे फीमेल में भी बेसिकली होते हैं, बार्थुलिन्स ग्लैंड होते हैं बेसिकली, है ना, वो भी तुम्हारे ये मतलब एक तरह से लुब्रिकेशन का ही काम करता है, ठीक है ना, तो यानी कि ताकि फ्रिक्शन वहां पे कम से कम लग सके, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, फाइनल जब इजैकुलेशन होगा तो हमारा स्पर्म निकलेगा, स्पर्म के साथ साथ इसके पहले जो सेमिनल वेसिकल था उसके सिक्रीशंस, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस, प्लस कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रीशन, सारे ही निकल के चले जाएंगे, मतलब सारे ही निकल के क्या बन जाएगा, सीमेन, और वो सीमेन चला जाएगा फीमेल बॉडी के वेजाइना में, क्लियर है ना। और वहां पे तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना ये लोग फाइट के लिए, जैसे ही वेजाइना में जाएगा वहां का पीएच कैसा, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, तो उस एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये है ना सीमेन, बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो देखो अगर तुमसे पूछे फंक्शन ऑफ सीमेन तो तुम तीन फंक्शन लिख सकते हो, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है, और तीसरा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। भाई याद करो सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज थे ना, तो वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा था। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फंक्शन ऑफ सीमेन, तो जल्दी से लिख लो इसे, क्या लिख लोगे, इट प्रोवाइड, सबसे पहला मोबिलिटी, दूसरा अल्कलाइनिटी, और तीसरा न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिएंट लिखूं, न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म, क्लियर है ना। सो ये स्पर्म को ये सब चीज प्रोवाइड करता है, ओके। तो यहां तक क्या हो गया, जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया हमारा स्पर्म, ठीक है ना। अकेला जाता ना तो मर जाता बेचारा, तो इसीलिए ये सारे ग्लैंड्स ने हेल्प कर दिया। देखो इसीलिए तो नाम पड़ा एसेसरी। एसेसरी का अगर तुम सिंपल सा मतलब समझो ना तो उसका मतलब होता है हेल्पर, तो हेल्प ही तो कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है ना बेसिकली। इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद बस एक लास्ट ऑर्गन है हमारा पेनिस, उसे देखते हैं, जल्दी से इसे नोट करो। तो अभी से इरेज करता हूं, हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, 8वां नंबर ना, ये 7वां पढ़ रहे थे ना, नंबर देख लियो भाई अच्छे से। तो नंबर 8 पे चलते हैं। अब क्या है हमारा, पीनिस, क्लियर है ना। सो लिखेंगे यहां पे, it is the male copulatory organ which passes urine as well as semen, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज बता देता हूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। यूरिन का निकलना क्या होता है, यूरिनेशन, यूरिन का निकलना क्या होता है यार, चलो इसे स्टार बना के लिख देता हूं, यूरिनेशन, यूरिन का निकलना यूरिनेशन, एंड इजैकुलेशन मतलब सीमेन का निकलना, इजैकुलेशन मतलब किसका निकलना, चलो वो भी लिख ही देता हूं,
ये इसमें यूरिन निकल रहा है और इसमें तुम्हारा सीमेन निकल रहा है। आप तो नहीं पूछोगे ना कि सर सीमेन क्या होता है, सीमेन पे ही तो मैंने पूरा लेक्चर दिया है, ठीक है। तो ये यूरिनेशन एंड इजैकुलेशन कैन नॉट टेक प्लेस सिमुलटेनियसली, क्लियर है। ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर यूरिनेशन होगा उस वक्त इजैकुलेशन नहीं हो सकता है, और अगर इजैकुलेशन होगा उस वक्त यूरिनेशन नहीं हो सकता है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन एक साथ नहीं होगा ये दोनों प्रोसेस। क्यों नहीं होगा पता है? इसका भी आंसर तुम्हें पता होगा, तुमने अगर पढ़ा होगा सही तरीके से नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अगर तुमने पढ़ा होगा, कौन था तुम्हारा, मुझे याद करने दो, हाँ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़े थे। सो बेसिकली ये दोनों जो होते हैं ना, एक को सिंपैथेटिक कंट्रोल करता है, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक। कौन किसे कंट्रोल करता है मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ बेसिकली, है ना। तो इसीलिए ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। सो ये एक अमेजिंग फैक्ट है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। और आगे देखो, पेनिस में एक चीज और पढ़ेंगे। देखो पेनिस में क्या होता है ना, पेनिस में 3 लेयर्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी समझते हो ना, स्पॉन्जेस समझते हो ना, जिसमें कि बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है और उसमें मतलब कि एयर या वाटर भर सके, ठीक है ना। स्पॉन्जेस को ऐसे दबाओ तो ढेर सारा वाटर निकल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं विच गेट्स फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है ना। जब भी मतलब मेल में होता है ना फीलिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्लियर है, तो उस समय क्या होता है, पेनिस के ये जो तीनों लेयर्स होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू के, इनमें क्या होता है, ब्लड फिल्ड अप हो जाता है, यानी ब्लड भर जाता है, एंड दैट कॉजेज इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ये इरेक्शन ऑफ पेनिस जरूरी होता है फॉर ट्रांसफरिंग द सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, ओके। सो इसीलिए इरेक्शन ऑफ पेनिस भी यहीं पे चलो मैं बतला देता हूं। तो इसे एक स्टार बना के लिख ही लेना। इंटरनली द penis contains 3 layers of 3 layers या columns, चलो ठीक है चलेगा, of spongy tissue which gets filled with blood and causes erection of penis, ठीक है ना, which is essential for transferring of semen into female body, और फीमेल बॉडी में भी कहा, दैट इज इनटू द वेजाइना, ओके। सो बस इतना ही पॉइंट पढ़ना था हमें, और यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ, क्लियर है ना। हमने देखो शुरू किया था ना टेस्टिस से और खत्म किया पेनिस पे। टोटल पॉइंट्स जो लिखे थे वो मैंने सारे पॉइंट्स समझा दिए, बीच में तुम्हें सेमेन का कॉन्सेप्ट समझाया क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप कर लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीमेन देखा और सीमेन बेसिकली स्पर्म देखा है ना, और वो सीमेन वगैरह थोड़ा बहुत समझा कि वो एक तरह से नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा ऐसे वैसे, है ना। और फाइनली हमने इसे फीमेल बॉडी में देखो पहुंचा दिया, लास्ट में फीमेल बॉडी में पहुंचा के ही छोड़ा ना, क्लियर। और मैंने शुरू में ही बोला था आज इतना हम लोग करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे सबसे पहले फीमेल बॉडी का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, क्लियर है ना, कि फीमेल बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, ओके। और फिर इस स्पर्म को रिसीव करवाएंगे वहां पे, ओके। और उसके बाद देखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, दैट इज उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह देखेंगे। चलो बाद की बात है, बाद में करेंगे, आप इसे नोट कर लो। फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।